गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी कौन सा था? मानव भूगोल। मानव भूगोल, भूगोल मानव भूगोल की अपने को क्या पढ़नी है? प्रकृति। वह अपनी बात रही विषय क्षेत्र की बात करें। विषय क्षेत्र यानी ह्यूमन जो ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी अपने को पढ़ना है नेचर एंड अपनी बात रही स्कोप। इस चैप्टर में सिर्फ अपने को जो बेसिक यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, इसकी नेचर क्या है और उसका स्कोप यानी उसके यानी नेचर क्या है, विषय क्षेत्र यानी उसके अंदर अपने पढ़ते क्या है विषय क्षेत्र, और उसकी नेचर क्या है यानी अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र की बात करें। ध्यान देना इधर। कल अपन ने बात की थी जो अपनी अर्थ यानी जो अपनी जो पृथ्वी इसके टू मेन कंपोनेंट होते हैं। टू मेन कंपोनेंट्स यानी दो मुख्य घटक। दो क्या होते हैं? मुख्य अपने घटक की बात है। दो मुख्य घटक, एक तो होती है अपनी बात रहे नेचर यानी अपनी बात रही प्रकृति, और इसकी दो दूसरा मुख्य है कौन सा है? ह्यूमन यानी अपनी बात रही मनुष्य। अपने को सीधा पूछा जाए यानी अर्थ के दो मेन कंपोनेंट कौन है, यानी जो अपनी ये जो अर्थ है, इस अर्थ पर दो चीज अपने पास मेन होती है। एक तो इसकी जो नेचर यानी इसकी जो प्रकृति, इस प्रकृति के साथ जो ह्यूमन बीइंग इसके ऊपर जो रहता है यानी जो सर्वाइवल करता है इस नेचर के साथ, इन दोनों का जो इंटररिलेशन है ना, वही क्या है? अर्थ के दो मुख्य कंपोनेंट्स यानी दो मेन कंपोनेंट्स कौन है, मुख्य घटक कौन से हैं? अपन कहेंगे नेचर और कौन सा है? ह्यूमन। तो पहला क्वेश्चन यहीं से पुट होता है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इज कौन है? अपने बात टू नेचर एंड ह्यूमन। नेचर यानी अपनी प्रकृति और उसका कौन सा? ह्यूमन। अब अपने बात करें ह्यूमन जो ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इस ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे पहले बात करिए अपने डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट यानी इसका विकास। इसका जो विकास हुआ अपने कहेंगे 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी यानी अपनी 18 सेंचुरी, जो अपनी 18 सेंचुरी थी। अब आपको सर 18 सेंचुरी यानी अपने आज जो अपनी चल रही है, कौन सी सेंचुरी चल रही है? अपनी 21वीं शताब्दी का अपने क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। अब 18वीं शताब्दी यानी कहां से स्टार्ट होगा? देखो मान लीजिए अपने पास तीन सन है, अपने पास 1784 लिखा, अपनों ने 1884 लिखा और 1984 लिखा और 1684। अब मुझे सारे ध्यान से बताओ बच्चों भी इसमें, यानी मुझे 18वीं शताब्दी का अपने को सन देखना है, तो कौन सा सन होगा? तो सारे कहेंगे सर 18वीं शताब्दी का देखना है तो 1884 हो गया। बिल्कुल गलत। इसका जो सन होगा कौन सा? अपने 1784। कैसे? देखिए इधर अपने बात रही जो 1700 है, 17 यानी 17वीं शताब्दी, यानी शताब्दी कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। यानी सेंचुरीज को ना 100 ईयर इज सेंचुरी, यानी 17 जो सेंचुरी है इज कंप्लीटेड। और जो ऊपर वाले जो सन चल रहे हैं 84 चल रहे हैं, और ये किसका चल रहा है? अपनी बात कहेंगे 18 सेंचुरी, यानी 1700 साल 17वीं शताब्दी तो यहां पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गई। और ये जो सन चल रही है ऊपर वाली किसके? 18वीं शताब्दी। यानी अपने को मोटा मोटा कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी में इसका जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, अपने कह सकते हैं 1700 से लेकर इसका क्या होने लगा? विकास होने लगा। अब हमारे पास वही वाली बात, यानी अपने पास दो ज्योग्राफी निकल के आए थे, एक तो फिजिकल और दूसरी कौन सी? ह्यूमन। यानी एक तो मानव भूगोल थी और एक कौन सी थी? अपने पास भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दोनों में से ओल्ड कौन सा हुआ? ओल्ड अपने आप आ गया कौन सा? फिजिकल ज्योग्राफी। ये पुराना भूगोल है, ये बिल्कुल नया भूगोल है। देखिए 18वीं शताब्दी में इसका विकास, क्योंकि ह्यूमन का विकास यानी अर्थ के बाद हुआ, इसलिए इसको अपने नया भूगोल मानते हैं। कौन से? ह्यूमन ज्योग्राफी को। देखो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 18वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ? विकास माना जाता है। इसी 18वीं शताब्दी में एक ज्योग्राफर आया, इस ज्योग्राफी यानी जो भूगोलवेता था,
जिसका नाम था फ्रेडरिक रेडजर। फ्रेडरिक रेडजर, फ्रेडरिक रेडजर। इसी फ्रेडरिक रेडजर को अपने कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी अपनी बात रही मानव भूगोल का, मानव भूगोल का जो पिता है, मानव भूगोल का पिता कौन है? आपने कहा फ्रेडरिक रेडजर। कौन है? फ्रेडरिक रेडजर। सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन याद है, सबसे पहला क्वेश्चन तो था टू कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, कौन थे? आपने कहेंगे एक तो नेचर थी और दूसरा कौन था? ह्यूमन था। नेचर में इसका किसका स्टडी करते हैं? अपने कहेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट का, यानी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, और ह्यूमन किसका करता है? ह्यूमन ज्योग्राफी का, यानी वही चीज निकल के आ रही है। अब यहां पर अपने ज्योग्राफर कौन है? फ्रेडरिक रेडजर। इन्हीं फ्रेडरिक रेडजर ने इसी समय इन्होंने एक बुक लिखी, इन्हीं क्या लिखी? एक बुक, एक बुक लिखी। इस बुक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये बुक लिखी। इस एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक में, इस एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक लिखने के बाद इसके अंदर उन्होंने सब कुछ बताया भी ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या जी। इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी, जो एक डेफिनेशन हमारे अपनी जो बुक है इसी के अंदर भी दी गई है। आपने पढ़ेंगे कौन सी डेफिनेशन है, यानी यहां से फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 18वीं सेंचुरी के अंदर, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में कौन सा भूगोल है? पहला अपने कहेंगे उनका फ्रेडरिक रेडजर। इसी फ्रेडरिक रेडजर ने बुक लिखी, कौन सी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सी लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसी बुक में एक डेफिनेशन देते हैं, उस डेफिनेशन के बारे में भी देखेंगे अपने। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसका मार्कर को सही करने दीजिए। देखो, यानी जो फ्रेडरिक रेडजर थे, फ्रेडरिक रेडजर, फ्रेडरिक रेडजर, फ्रेडरिक रेडजर ने डेफिनेशन दी, ह्यूमन ज्योग्राफी is the study of relation between human society and surface of the earth, यानी क्या था कि मानव भूगोल, मानव समाजों, हिंदी में बोल देते हैं मानव भूगोल, मानव समाजों, यानी जो मानव के समाज, मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंध, धरातल के मध्य जो संबंध, यानी हिंदी भी अपने थोड़ी थोड़ी करेंगे साथ साथ में, तो अपने को पूरा क्लियर होता रहेगा। यानी इन्होंने बताया फ्रेडरिक रेडजर ने, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या चीज? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या चीज है? ये कहता है स्टडी, एक अध्ययन है, यानी एक रिलेशन बताता है, किसके बिटवीन बताता है? ह्यूमन सोसाइटीज और सरफेस ऑफ द। अब सोसाइटी क्या थी? यानी किसी एक ह्यूमन से सोसाइटी नहीं बनती, यानी समाज बनता है, कई लोगों से मिलकर बनता है। ये कई लोगों का ने मिलकर क्या बनाया? समाज बनाया। ये समाज, ये सोसाइटी, इस सोसाइटी का इस अर्थ के साथ जो क्या है इंटर रिलेशन है ना, वही क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन, यहां पर इंटर लगा दो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहां पर कीवर्ड क्या, वो आपको ये नहीं देगा भी आप फ्रेडरिक रेडजर की डेफिनेशन लिखी, ऐसा कभी नहीं आएगा पेपर में। आपको बिल्कुल डेफिनेशन देगा वो भी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ
इंटररिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ द अर्थ, ये डेफिनेशन किसकी है? अपने सीधा जान जाएंगे इसकी है फ्रेडरिक रेडजल। अब दो कीवर्ड याद कर लो, ह्यूमन सोसाइटी और सरफेस ऑफ द अर्थ की जब भी बात आएगी तब अपने किसकी बात करेंगे? फ्रेडरिक रेडजल की। और बुक कौन सी थी आपको पता? एंथ्रोपोजोग्राफी। कब विकास हुआ? 18वीं सेंचुरी में। किसका विकास हुआ? ह्यूमन ज्योग्राफी का। अब इसी के बाद दूसरे ज्योग्राफर आते हैं एलन सैंपल। एलन सैंपल भी बोल देते हैं, सैंपल भी बोलते हैं, एलन सैंपल। ये अपने जो भूगोल है ज्योग्राफी के अंदर एकमात्र जो लेडी ज्योग्राफर है अमेरिका की रहने वाली एलन सैंपल। ये फ्रांस के जो फ्रेडरिक रेडजल था जो कॉलेज में पढ़ाते थे उसी कॉलेज में ये स्टडी करते थे। कौन? एलन सैंपल। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो इन्होंने डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी इन्होंने? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, यहां पर लिखेंगे चेंजिंग रिलेशन बिटवीन अनरेस्टिंग ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये डेफिनेशन की थी अपने एलन सैंपल। ये कहा, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्या है? क्रियाशील मानव। वह कौन सा? अस्थायी पृथ्वी के मध्य क्या है? अंतर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील ये वर्ड आता है यहां पर, परिवर्तनशील जो संबंध ये वर्ड आता है। देखो समझिए इसको। कहता है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करता है? चेंजिंग रिलेशन, चेंज हो रहे रिलेशन किसके? बिटवीन अनरेस्टिंग ह्यूमन और अपने बात करिए अनस्टेबल अर्थ। यानी ह्यूमन कभी भी रेस्ट नहीं करता, हमेशा उसका दिमाग दौड़ता रहता है, कभी स्टेबल एक जगह पर नहीं रहता, कुछ ना कुछ उस दिमाग में रहे। जिस प्रकार ह्यूमन अनरेस्टिंग है उसी प्रकार अर्थ भी कैसी है? अनस्टेबल। अर्थ क्या करती है? ये तो क्या करती है? अपने बात करें अपनी सरफेस पर क्या करती है? रोटेशन करती है। क्या करती है? रोटेशन। और क्या करती है? सन के चारों ओर क्या करती है? अपने बात करें क्या कर रहे हैं? रेवोल्यूशन। यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति कौन करते हैं? दोनों करती है। इसलिए अपने कह सकते हैं जिस प्रकार अर्थ अनस्टेबल है उसी प्रकार ह्यूमन भी क्या है? अनस्टेबल है। इन दोनों के साथ जो चेंजेबल रिलेशन है वही क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। जिस प्रकार अर्थ जब रोटेशन या रेवोल्यूशन करती है, समर विंटर वेकेशन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने जो पहनने का जो अपने जो कपड़े हैं वही चेंज होते हैं। जैसे स्वेटर पहन रखी, कैप लगा रखी, अब क्या होगी? ठंडा की। जब क्या होगी? समर सीजन आएगी, ये सारी खुल जाएगी। तो क्या जिस प्रकार कहता अनस्टेबल अर्थ है ना, अनस्टेबल अर्थ यानी इसमें भी चेंज आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन में भी क्या आता है? चेंज आता है। तो ये अनरेस्टिंग ह्यूमन और कौन सा? अनस्टेबल अर्थ वाली जब डेफिनेशन आए तो किसकी? अपने पास एलन सैंपल की। ये दोनों कीवर्ड याद करा। जब ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ द अर्थ की बात आएगी तब कौन? फ्रेडरिक रेडजल। और अपने अनरेस्टिंग ह्यूमन और अनस्टेबल अर्थ की कौन आएगी? और कौन सा? अपने कहेंगे एलन सैंपल की। यानी क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी की जब बात आएगी वो कौन कहता है? एलन सैंपल। ये दोनों डेफिनेशन अपने को बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टिप्स पे। यानी पहला पार्ट अपना कितने नंबर का है? 2 नंबर का। 2 नंबर का पार्ट है, ये 2 नंबर बार नहीं जाने चाहिए किसी हालत में। आपको देखो 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो ये बड़ा प्रश्न तो आ नहीं सकता आपका, बड़ा प्रश्न तो भूल ही जाओ, यहां पर बड़ा प्रश्न नहीं। यानी आपको स्टडी ऐसे करनी है, आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन निकलेगा और किस चैप्टर में सारे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे। यानी इस चैप्टर में सिर्फ ओनली फॉर क्या मिलेंगे? शॉर्ट प्रश्न निकलेंगे। कोई बड़ा प्रश्न कोई याद करने की अपने को जरूरत नहीं। तो अपने को पहला क्वेश्चन निकला था 18वीं सेंचुरी वाला, दूसरा कौन सा निकला था? फ्रेडरिक रेडजल वाला, फिर अपने को ना फादर ऑफ ये था, फिर उसके बाद एंथ्रोपोजोग्राफी, उसके बाद क्या ये 2 बुक्स आई है और 2 कंपोनेंट्स आए थे अर्थ के, नेचर और कौन सा। ये सारे अपने को बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए। कुछ भी पूछ ले चैप्टर में अपने को बिल्कुल फटाक से बताएंगे।
तो ये दो डेफिनेशन हर बार जितने भी पेपर है पिछले सालों के उठा के देना है, इन दोनों डेफिनेशन में से जरूर पूछा गया है। तो स्टूडेंट इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने एक ज्योग्राफर होते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लांश। पॉल विडाल डी ला ब्लांश पॉल विडाल डी ला ब्लांश, इन्होंने भी क्या दी, एक डेफिनेशन दी। इसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इन्होंने भी डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी कि मानव भूगोल क्या है, कि मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी गिव्स ए न्यू आइडिया। मानव भूगोल क्या एक न्यू विचार देता है। क्या ह्यूमन ज्योग्राफी गिव्स ए न्यू आइडिया। ह्यूमन ज्योग्राफी गिव्स ए न्यू आइडिया गवर्निंग ऑफ द अर्थ। यहां पर ये जोड़ दें, एनी फिजिकल है, एनी फिजिकल लॉ गवर्निंग ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन द अर्थ। ये वाला डेफिनेशन आपको सर इसमें तोड़ के कैसे बताया? तोड़ के इसको इसलिए बताया कि डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड है। मैं हिंदी बोलो, मानव भूगोल एक नया विचार देता है। क्या? जिसमें एनी फिजिकल लॉ यानी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव है उनके बिटवीन जो संश्लेषित अध्ययन है वही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। इतनी बड़ी डेफिनेशन, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इज गिव ए न्यू आइडिया एनी फिजिकल लॉ गवर्निंग ओवर द अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन इट या इनहैबिटेड इट लिख देते हैं, लिविंग ऑन या इनहैबिटेड इट यानी इस पर निवास करने वाले जीव, यानी अर्थ है। बहुत सारे फिजिकल लॉ है, यानी ऐसे भौतिक नियम है जो अर्थ यहां पर क्या कर रही है, रोटेशन भी कर रही है। क्या कर रही है? अपनी बात करें, क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। और अपनी बात करें यानी सन के चारों ओर क्या कर रही है, ये रेवोल्यूशन भी कर रही है। क्या कर रही है? रेवोल्यूशन भी कर रही है। यानी कोई ना कोई ऐसे लॉ है, ऐसे कोई भौतिक नियम है जो अर्थ को बांधे हुए। आज ये अपने 8 प्लानेट है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है ये क्या रहती है, फिक्स रहती है। यानी ये ग्रह, ये इसकी दूरी नहीं, यानी ये प्लानेट इसकी कक्षा को नहीं काट सकता, यानी क्लासेस को कट नहीं कर सकता। अगर क्लासेस को कट करेगा तो क्या करेगा, वो ग्रह की श्रेणी से क्या हो जाएगा, बाहर, जैसे प्लूटो हुआ 2006 के अंदर। तो ऐसे भौतिक नियम है जो क्या सारे इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्र। एनी फिजिकल लॉ, ये रहो आई बात, एनी फिजिकल लॉ गवर्निंग ओवर द, यानी अर्थ की घूमते गवर्निंग ओवर द अर्थ, और ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन हैबिटेट, यानी पृथ्वी उस पे क्या करते हैं, निशा, इनके बिटवीन जो रिलेशन है वही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। आप समझ गए होंगे। यानी ऐसी डिफिकल्ट सी जब क्या है डेफिनेशन, आप तुरंत समझना कि जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन। सिर्फ एक ही फंडा याद करो, पॉल विडाल डी ला ब्लांश, यानी जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी उसकी क्या है, डेफिनेशन। तो ये 3 डेफिनेशन अपने को बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अपनी बुक में 3 डेफिनेशन दिए और तीनों के तीनों अपने टिप्स से होने चाहिए और ये अपने को ध्यान होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपनी बात करें नेचर ऑफ ह्यूमन
ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी अपने को पढ़ना है मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति। देखो स्टूडेंट, अब मुझे मिल गई गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, सारा दिन बिजी रहना। ये मुश्किल सा टाइम निकाल के रात को आपकी वीडियो बनाता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे जो स्कूल मिला, मिडिल स्कूल मिला, उसके अंदर क्लासेस पढ़ानी है 6वीं 7वीं और 8वीं। और आप बच्चों बड़े याद आते हो मुझे, जो 12th क्लास में बच्चे हुए बड़े याद आते हो। कभी कभी सोचता हूँ यार वो दिन बढ़िया थे, क्या दिन थे, आराम से जाना बस, ठीक है, फटाक से पढ़ाना से इंग्लिश मीडियम, कोई मजे की लाइफ। लेकिन यहाँ पर सारा दिन 6वीं 7वीं 8वीं पर पंजाबी के अंदर मत्था मारना पर सारा दिन, ठीक है। और आपको बढ़िया था, सारा कुछ याद था मुझे, 11 12 बिल्कुल याद थी और कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर आगे सारा सारा चेंज हो गया, सारी की सारी मेरी पढ़ाई जो नेट स्लाइड जो की हुई थी, 4 बारी नेट की हुई, सारा कुछ धारा का धारा रह गया। अब सिर्फ मिडिल क्लास है, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ाना है, ना कोई टेंशन ना कोई बात, ना कुछ याद करना ना कोई बात। उसके अंदर बड़ा मत्था मारना पड़ता है 12th के अंदर। देखिए तो चलो कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे अपने, बैठ के बातें करेंगे, सारे पार्टी करें। अभी पार्टी रहेगी भाई, सारे बच्चों ने कहा सर पार्टी देके जाओ, पार्टी देके जाओ, पार्टी देके जाओ, लेकिन मैं पार्टी आपको देना उसका, क्योंकि मैंने स्कूल को बहुत बार कहा था कि मुझे पार्टी देनी है, पार्टी देनी है। मैंने काफ़ी बार बात की, लेकिन उन्होंने कोई बोर कभी बताया नहीं, डेट 20 डेट को आ जाना, आपको पार्टी दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, जब कभी बुलाएंगे या मैं कभी धक्के से देने आऊँगा तब देखेंगे, जब छुट्टियाँ होंगी तब पक्का आऊँगा आपसे मिलने के लिए, और 12th से पहले पहले मिल के जरूर जाऊँगा आपको, ये बात है। देखिए अपने बात रही मानव भूगोल की, अपने प्रकृति की बात रही, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आप देखो नेचर पढ़नी है आपको, क्या पढ़ना है, नेचर, प्रकृति पढ़नी। अब प्रकृति क्या है, यानी आप सीधा सीधा समझ लो, यानी इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेशन यानी अंतर संबंध है। क्या है, अंतर संबंध है, किसके बिटवीन है, यानी अपनी बात करें नेचर के साथ, यानी जो अपनी प्रकृति है, और किसके साथ अपनी बात करें, ह्यूमन के साथ, ह्यूमन यानी अपने मानव के साथ। अगर मानव नहीं है तो प्रकृति किस काम की, अगर नेचर है तो ह्यूमन नहीं है तो नेचर किस काम की। यानी इन दोनों का जो इंटर रिलेशन है वही क्या है, इसकी अपने पास नेचर है। अब हमारे पास इसी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में अपने पास 2 वर्ड निकल के आते हैं। पहला दिया गया है, एक मिनट, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्रकृति का, मानव का प्रकृति का। अब ये वर्ड आ रहा है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, आपने काफी बार पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको ये बातें समझ में नहीं आई होगी कि सर ये कहना क्या चाह रहा है। और इसी के बाद सेकंड पार्ट आएगा कौन सा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ कौन सा, नेचर, वो भी आएगा। सर ये कहना क्या चाह रहा है, हमें इस बात का समझ में नहीं आया। आज इसको बिल्कुल अपने देसी तरीके से समझेंगे और बिल्कुल आपको एज इट इज समझ में आएगी, यानी कहना क्या जाता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ध्यान दीजिए, यानी बात करें अपने, यानी जो प्रीमेटिव स्टेज थी, प्रीमेटिव जो स्टेज, अब सर प्रीमेटिव स्टेज कौन सी होती है, कौन सी, आदिमकालीन जो अवस्था थी, यानी जब आदि मानव था, आदि मानव यानी प्रीमेटिव जो स्टेट थी, यानी ह्यूमन लिविंग स्मॉल सोसाइटीज, स्मॉल सोसाइटीज, सोसाइटी, यानी मानव क्या था, छोटे समूहों में रहता था। अब छोटे छोटे समूह थे, ये एक समाज बन गया और ये एक समाज बन गया, यानी लगभग ह्यूमन जब आदि मानव था, यानी एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी,
कोई जानता ही नहीं था कौन है कौन नहीं है। यानी ये लगभग 10-10 के 20-20 के ग्रुप में रहते थे। यानी ह्यूमन लिविंग स्मॉल सोसाइटी, मानव छोटे छोटे समूह में रहता, इनके बिटवीन जो इंटर रिलेशन थे, यानी अपनी बात करें इंटर रिलेशन क्या थे, फ्यू थे। यानी जो अंतर संबंध क्या थे, बिल्कुल क्या कम थे, या अपने फ्यू कह सकते हैं। अंतर संबंध इंटर रिलेशन बिल्कुल क्या थे, फ्यू। और दूसरी बात करें इन्हीं के बीच में टेक्नोलॉजी लेवल भी क्या था, लो। यानी जो तकनीकी स्तर था वो भी क्या था, बिल्कुल लो था। देखो ह्यूमन किस में रहता, प्रीमिटिव स्टेज में, आदिमकालीन अवस्था में। ह्यूमन लिविंग स्मॉल से छोटे छोटे सोसाइटीज में। इन दोनों के बीच में इंटरलेशन अंतर संबंध क्या था, बिल्कुल कम। टेक्नोलॉजिकल लेवल यानी जो तकनीकी स्तर उसमें विकास नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन खुद नंगा रहता था, ठीक है। वही प्रकृति के द्वारा छाल से अपने कपड़े बेचता, जो कच्चा मांस जो उसको मिल जाता वही खा लेता। जो टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या था, बिल्कुल क्या था, बिल्कुल कम था। अब टेक्नोलॉजिकल लेवल कम था तो अपने कह सकते हैं ऑल अराउंड ऑफ क्या थी, नेचर थी। चारों तरफ क्या थी, प्रकृति की छाप। ऑल अराउंड ऑफ क्या थी, नेचर थी। यानी इस चारों तरफ ह्यूमन जिधर दिखता सिर्फ क्या थे, नेचर, प्रकृति, यानी पेड़ पौधे वगैरह सब, नदियां नहरें वगैरह सब कुछ पेड़ पर्वत पठार में था। लेकिन ह्यूमन को पता नहीं था ये माउंटेन है क्या है, पर्वत है क्या चीज, ये झाड़ियां है क्या, ये क्या चीज है, ये नदियां, ये तालाब, ये कुछ जानता ही नहीं था। उससे टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो था। तो ऑल अराउंड ऑफ क्या थी, नेचर। चारों तरफ क्या थी, प्रकृति थी। और इसी नेचर से क्या होता था, वो एफ्राइट यानी क्या होता था, भयभीत होता था। आपको कोई सर भयभीत कैसे होगा, भयभीत क्या है, मान लीजिए क्या था, स्ट्रोम आ गया। स्ट्रोम यानी क्या आया, तूफान आया। तूफान, उनको पता नहीं तूफान कैसा है, यानी क्या हो गया, फ्लड आ गई। फ्लड यानी बाढ़ आ गई। बाढ़ यानी जंगलों में क्या लगी, फायर यानी आग लगी। यानी उन्होंने पत्थर से पत्थर खड़ा क्या लगाई, आग लगाई। तो उन्होंने क्या किया, जैसे स्टॉर्म तूफान आया तो तूफान को क्या कर लिया आपने, इन सभी को क्या माने, वर्शिप, क्या मानने लगे, वो गॉड मान लगे। क्योंकि तूफान देखा नहीं था कभी, तूफान देखा नहीं था, स्टॉर्म आया, तूफान, भयभीत हुए, एफ्राइड हुए, उनको गॉड मानना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि तूफान को देवता मान लीजिए। आज इन्होंने ये नुकसान किए, आगे कभी ऐसा ना हो, इसको अपने तूफान को क्या माने, देवता। उसे फ्लड यानी बाढ़ को क्या माने इन्होंने, देवता। फायर यानी आग को क्या मान लिया, देवता। ये सारा सन के कारण हुआ, यानी सन यानी सूर्य को उन्होंने क्या मान लिया, देवता। यानी वर्षा हुई, रेन हुई, तो रेन यानी क्या मान लिया, वर्षा का देवता, ठीक है। इन सभी को मानकर क्या करने लगे, गॉड मानकर क्या करने लगे, वर्शिप करने लगे। वर्शिप यानी क्या करने लगे, ये पूजा करने लगे, इनकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे। और इन सभी पर इनके चारों तरफ क्या थी, नेचर थी। तो एक नया जन्म हुआ जिसको क्या बोला गया अपने, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यानी इसको बोला गया पर्यावरण निश्चयवाद। इसको क्या बोला गया, पर्यावरण निश्चयवाद, यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और ये क्या मानते थे अपने बारिश का जो कीवर्ड है, जो आपको पेपर में पूछा जाएगा, वो एक ही चीज पूछी, ये लाइन पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी, एक्सेप्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ नेचर। यानी एक्सेप्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के एक मिनट, थोड़ा सा यहां पर हिंदी में लिखूं, प्रकृति के आदेशों को क्या करती थी, स्वीकार। यानी जैसा नेचर ने चाहा वैसा ह्यूमन करता। तूफान आ गया, तूफान को गॉड मान लगे। बाढ़ आ गई, उनको पता है ना कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बाढ़ को क्या मानने लगे, देवता मान लगे।
तो यानी यानी प्रकृति के आदेशों को जैसा नेचर चाहती वैसा वो करते, इसी को क्या बोला गया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद। यानी ये सिर्फ प्रकृति को प्रेफर करते हैं, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा ह्यूमन करेगा। यानी बाढ़ आ गई, बाढ़ को अपने रोक नहीं सकते, ठीक है अपने तबाह हो जाएंगे, यानी किसी ऊंचे स्थान में चले जाओ, ये नेचर इसको रोक नहीं सकते। जंगल में आग लगी, इसको रोक नहीं सकते अपने। तो ये सारों क्या प्रकृति के आदेशों को क्या करती है, स्वीकार करती है। तो दोबारा समझिए, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या चीज है। प्रीमिटिव ह्यूमन, आदिकाल में मानव अवस्था थी। ह्यूमन लिविंग स्मॉल, छोटे छोटे समूह में रहता था। इंटरलेशन क्या थे, बिल्कुल फ्यू थे। टेक्नोलॉजी के लेवल क्या था, बिल्कुल लो था। इन सब के लो होने के बाद क्या, ऑल अराउंड ऑफ, चारों तरफ क्या थी, प्रकृति थी। प्रकृति थी चारों तरफ, यानी नेचर थी। और नेचर से क्या हुए, एफ्राइड यानी भयभीत हुए। स्टॉर्म, फ्लड, वर्शिप, इन सबको क्या मानने लगे, वर्शिप यानी गॉड मानकर क्या करने लगे, वर्शिप करने लगे। इसी बात को क्या बोला गया, एक अक्षर में क्या बोला गया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद। और ये क्या करती है, एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स ऑफ कौन सा, नेचर, यानी प्रकृति के आदेशों को क्या करती है, स्वीकार करती है। अब मैं कह दूं, यानी मैं डिटर्मिनिज्म हूं, एक वर्ड और आएगा अभी, पॉसिबिलिज्म। अब मान लो कौन, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अपने बाबा जी की बात करें। अब मान लो कोई उसका कट्टर भक्त है, उसके बारे में उसको कुछ मर्जी को वो लड़ने मारने पे उतार हो जाएगा। और वो किसे, ये कट्टरवादी थे, ये कट्टरवादी थे डिटर्मिनिज्म। ये एलन सैम्पल थी, कट्टरवादी थी डिटर्मिनिज्म की। यानी ये सिर्फ क्या करते थे, नेचर ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपके क्लियर हुआ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये वाली सारी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी कहानी मैं बताऊंगा, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी फिट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब अपनी बात करें ह्यूमनाइजेशन ऑफ, अपनी बात करें नेचर की बात है। वहां पर क्या था, प्रकृति का क्या था, यहां पर प्रकृति का मानवीकरण करते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। अब उल्टा हो रहा है, अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब देखो, पासेज ऑफ टाइम, पासेज ऑफ टाइम यानी समय बीता, समय बीतता गया, क्या गया, समय बीतता गया। फिर क्या हुआ, तो ह्यूमन ने क्या होता है, इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट यानी जो अपना पर्यावरण था, पर्यावरण, और जो फिजिकल फोर्स थे, फिजिकल जो फोर्स थे, जो प्राकृतिक अपने भौतिक बल थे, भौतिक बल थे, यानी धरती क्यों घूमती, बाढ़ क्यों आती है, नदियों में पानी क्यों चलता है, ये सारे इन्वायरमेंटल और फिजिकल फोर्स को क्या किया उसने, अंडरस्टैंड यानी उसको क्या गया, वो समझ गया। जैसे समझा, उसका जो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या हुआ, अप हुआ। तकनीकी स्तर में बढ़ावा हुआ। तकनीकी स्तर में जैसे बढ़ावा हुआ, तो अब वो बात नहीं मानेगा। यानी मान लीजिए फ्लड आ रही है, अब वो बैठा ही रहेगा, फ्लड आ गई यानी बाढ़ आ गई, बाढ़ को वो क्या कर सकता है, अपने टेक्नोलॉजिकल लेवल से उसको रोक सकता है। जैसे अपनी बात करें, सबसे पहले फ्लड को कंट्रोल किसने करके दिखाया, अपने यूएसए ने। कौन सी पर, आपने टेनेसी, एक नदी बहती वहां पर, टेनेसी नदी, उन्हें बताइए टेनेसी। और टेनेसी नदी पर उन्होंने क्या बनाया, एक सबसे बड़ा बांध बनाया। और उसको क्या बोले, टेनेसी वैली अपने प्रोजेक्ट बोलते हैं। और उसी की तर्ज पर भारत में भी बहुत बाढ़ आती थी। कहां पर, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ की प्रॉब्लम थी, लेकिन अपने कंट्रोल करना नहीं होता था। तो हमने भी इसे टीवीसी प्रोजेक्ट को अपने कौन सा बनाया, डीवीसी प्रोजेक्ट बनाया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो ये कहता फ्लड को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मानव का लेवल क्या हो गया अब।
तो इसी स्तर को, इसी बात को उन्होंने इस तरफ किया, इसको नाम दिया पॉसिबिलिज्म, यानी पॉसिबल है बिलिज्म, पॉसिबिलिज्म, इसको क्या बोला गया? संभववाद, संभववाद, इसको क्या नाम दिया गया? इन्होंने पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद नाम दिया। ये क्या? एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स ह्यूमन, ये क्या करते हैं? मानव के आदेशों को, मानव के आदेशों को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? मानव के आदेशों को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, यानी एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स कौन सा? ह्यूमन। ये कहते हैं अगर नेचर जैसा चाहिए, ह्यूमन उसको क्या कर सकता है? बदल सकता है। ह्यूमन उसको क्या कर सकता है? बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? अपने बात करें, एक मैंने पहले कहानी सुनाए थे, आज और सुनाता हूं। यानी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, मेरे ख्याल में सब 2004 की बात है। 2004 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में यानी कहां पर होना है? चीन की जो राजधानी कौन सी थी? बीजिंग। बीजिंग के अंदर हो रहा था, बड़े उल्लास से 10 लाख लोग इसको देखने के लिए आए थे, और यहां के जितने भी खिलाड़ी वगैरह मिला के लगभग 10 लाख लोग थे। ओलंपिक हो रहा था, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, 10 लाख लोग, और दुनिया की मशहूर गायिका कौन है? ब्रिटनी स्पीयर, ब्रिटनी स्पीयर्स पॉप सिंगर है, सर्च मारना, बड़ा अच्छा डांस करती है। आपको सर्च, आप भी ऐसी बात करते हो? नहीं, बहुत अच्छा डांस करते, देखना। ब्रिटनी स्पीयर्स से पॉप सिंगर थे, ये भी आए थे, इसको भी लोग देखने के लिए यहां पर आए थे। बड़ी अच्छी सेरेमनी होनी थी। तब उसी दिन पता लगा भी यहां पर इसी स्टेडियम के ऊपर जस्ट क्या होंगे? क्लाउड आएंगे, क्या आएंगे? क्लाउड आएंगे, और क्लाउड से क्या होगी? रेनफॉल होगी, और रेनफॉल से ये जितना भी इन्होंने सेरेमनी की सारी तहस नहस हो जाएगी। अब जो इस बात को मानते थे पॉसिबिलिज्म वालों को, संभववाद, यानी ह्यूमन बदल सकता है, नेचर को बदल सकता है, नेचर जैसा चाहिए वैसे हम नहीं करते, हम नेचर को चैलेंज दे सकते हैं। इन्होंने क्या किया? एक गैस फैलाई, और गैस फैलाने के बाद ये सारे क्लाउड कहां चले गए? दूर चले गए, और चीन में ऐसी जगह पर बरसाए उन्होंने ये बादल, जहां कहीं कभी बरसा दिए उन्होंने, बरसा दिए, सारा बढ़िया से क्या हुई? सेरेमनी, सारे लोग अपने घरों में गए सेरेमनी देके, और फीफा वर्ल्ड कप था जो बड़ी अच्छे रंगोल्लास के साथ हुआ। लगभग 2 साल बीते थे, 2 साल जैसे बीते, और यहीं पर क्या हुई? चीन के अंदर ऐसी जगह है, जैसे भारत आई, भारत का ये वाला ऊपर वाला सारा ये पोर्शन इसका है चाइना का। चाइना में इस साइड में बड़ा डेवलपमेंट है, ये वाला बड़ा डेवलपमेंट वाला एरिया है, लेकिन ये वाला जो एरिया ये इतना डेवलपमेंट नहीं है, सारा ड्राई डेजर्ट है, एक प्रकार से बिल्कुल डेजर्ट। यहां पर कभी भी रेनफॉल नहीं होती। तो यहां पर इतनी रेनफॉल हुई, रेनफॉल के साथ साथ बड़े बड़े क्या ब्लॉक्स, यानी बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स, जिसको अपने हेलस्टोन बोलते हैं। हेलस्टोन तो क्या होते हैं? छोटे, अपने बात कर लेते हैं, जो ओले होते हैं हेलस्टोन, लेकिन यहां पर बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरे आकर। यार ये क्या हुआ? अभी यहां पर रेगिस्तान में कभी आज तक बारिश नहीं, और यहां पर बर्फ के क्या बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं। तो बाद में पता लगा, बाद में जांच हुई तो पता लगा कि हम लोगों ने क्या किया था? प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, यानी नेचर जैसा करना चाह रही थी वैसा अपनों ने होने नहीं दिया, ह्यूमन ने इसको क्या किया? चेंज किया। तो ये चीज है अपने पास, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या होगा? पासेज ऑफ टाइम, जैसे समय बीता, इन्वायरमेंटल और फिजिकल फोर्स ह्यूमन ने क्या किया? अंडरस्टूड किया, समझ गया, और टेक्नोलॉजिकल लेवल अप हुआ। अप होने के साथ ही क्या हुआ? इसको क्या नाम दिया? पॉसिबिलिज्म। और पॉसिबल एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स ऑफ ह्यूमन, ये मानव के आदेशों को स्वीकार करती है। पॉसिबिलिज्म के जो फाउंडर थे, इसकी बात अपने को करनी पड़ेगी। फाउंडर, इसके जो जनक थे, पॉसिबिलिज्म के जो जनक, ये भी प्रश्न आता है, इसके कौन थे? पॉल विडाल डी लाप्लास। यहां पर लिखता हूं पॉल विडाल डी ला ब्लांश, पॉल विडाल डी ला ब्लांश, पॉल विडाल डी ला ब्लांश, इसके कौन सा? फाउंडर। सीधा प्रश्न आएगा, फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म अपने कहेंगे पॉल विडाल डी ला। एक्सेप्ट एंड डिकेट्स ऑफ कौन सा? ह्यूमन, तो अपने कहेंगे कौन सा? पॉसिबिलिज्म।
ठीक है। अब मैं एक चीज पीछे छोड़ गया, डिटर्मिनिज्म आया था, यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी उसका जो फाउंडर था वो कौन था? फ्रेडरिक रेडजल था, फ्रेडरिक रेडजल। ये ध्यान रख लेना, ये दोनों प्रश्न बनते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का फाउंडर कौन था? अपने कहेंगे फ्रेडरिक रेडजल, और पॉसिबिलिज्म का कौन था? पॉल विडाल डी लाप्लास। ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब यहां पर क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण हो गया, यानी मानव ने अपने अकॉर्डिंग प्रकृति को चलाना चाहा। वहां पर नेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन चला था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सामने दो वर्ड आ चुके हैं, एक डिटर्मिनिज्म, देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा है, डिटर्मिनिज्म, और दूसरा क्या वर्ड आ चुका है अपने पास? पॉसिबिलिज्म। इसको अपनों ने दिया था संभववाद, और इसको अपनों ने क्या दिया था? निश्चयवाद। अब हमारे पास दो आइडियोलॉजी आ गई अपने पास, एक पॉसिबिलिज्म और दूसरा कौन सा आ गई? डिटर्मिनिज्म। दो आइडियोलॉजी अपने सामने आ गई। भी पॉसिबिलिज्म वाले कहते हैं भी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, जैसा ह्यूमन चाहेगा वैसे नेचर को करना पड़े। अब डिटर्मिनिज्म वाले मानते हैं नहीं, जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा ह्यूमन को करना पड़ेगा। अब इस विचारधारा के, यानी इस आइडियोलॉजी के क्या थे? अलग थिंकर थे। और पॉसिबिलिज्म आइडियोलॉजी लिख लो, आपको याद रहेगा, आइडियोलॉजी। यानी जो डिटर्मिनिज्म आइडियोलॉजी के जो लोग थे ये अलग थिंकर थे और ये अलग, इन दोनों में विवाद होने लगा। क्या होने लगा? ये ह्यूमन को प्रेफर करते थे और ये किसको करते थे? नेचर को। अब इन दोनों को ये कहा ना भी तेरी है और ना मेरी। एक नया ज्योग्राफर आया, कहता नहीं, दोनों ही बातें सही कह रहे हैं, प्रकृति के आदेशों को भी स्वीकार करना पड़ेगा और मानव के आदेशों को भी क्या करने का? अपने इनको भी नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन है टेक्नोलॉजिकल लेवल, यानी आदि मानव से आज तक मुझे कुछ तो उसने चेंज किया है। तो एक नई चीज हमारे सामने आ गई, अपने बात करेंगे, जिसका नाम रखा गया नियो डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म, जिसको बोला गया नव निश्चयवाद। ये वर्ड आ गया अपने पास, न्यू डिटर्मिनिज्म यानी नव निश्चयवाद। और ये जो प्रेफर करता था, ये किसको? नेचर, और दूसरा ह्यूमन यानी प्रकृति और मानव, इन दोनों के आदेशों को क्या करता? स्वीकार करता था। अब सीधा आ जाए, यानी एक्सेप्ट एंड डिकेट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, तो अपन कहेंगे न्यू डिटर्मिनिज्म। अब वर्ड यह है प्रेफर ऑफ नेचर तो कौन आ गया? डिटर्मिनिज्म। प्रेफर ऑफ अपने ह्यूमन, एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन, तो अपने कहेंगे पॉसिबिलिज्म। अब नियो डिटर्मिनिज्म हमारे सामने आ गया, ये किसको प्रेफर कर रहे हैं? यानी एक्सेप्ट एंड डिकेट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, ये लाइन लिख लेना, एक्सेप्टेड एंड डिकेट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, प्रकृति और मानव दोनों को कौन मानता है? नियो डिटर्मिनिज्म, संभव नवनी। इसके अपने बात करिए फाउंडर, इसके फाउंडर कौन थे? अपनी बात ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ। इसी नियो डिटर्मिनिज्म को बाद ही माना गया स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, रुको और जाओ। इस बात को अपने समझना है, रुको और जाओ को क्यों कहा स्टॉप एंड गो। मान लीजिए आप, ये क्या है? रोड, आप अपनी कार लेके, ठीक है, अपनी कार लेके उसमें आराम से बैठ के मम्मी पापा बच्चे भाई सारे बैठ के अपने जा रहे हैं,
ये कह रहा सामने से क्या जा रहा है, स्ट्रोम आ रहा है, सामने से क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है, स्ट्रोम, क्या आ रहा है, स्ट्रोम, तूफान। ये कह रहा है आपको जो नेचर है, ये वाली क्या है, नेचर, यानी तूफान किसका पार्ट है, नेचर का। आपको नेचर इजाजत नहीं दे रही आगे बढ़ने का। अगर आप तूफान में जाओगे तो मारे जाओगे सारे सारे। तो कहता स्टॉप, वहीं रुको जाओ, स्टॉप। जब ये तूफान निकल जाए तो क्या, गो, यानी आपको नेचर को भी मानना पड़ेगा। तो इसी स्टॉप एंड गो विचारधारा ही नियोड्रेमी का दूसरा नाम क्या है, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। क्या है, अगर तूफान में जाओ तो मारे जाओ, प्रकृति आपको आदेश नहीं दे रही जाने का, रुके रहो वहीं पर। जब आपको प्रकृति आदेश दे दे आपको कौन रोक रहे, तो ये स्टॉप एंड गो। आपकी बुक में यही चीज अलग तरीके से समझाइए, जिन्होंने जो थे कौन से, ग्रिफिथ एरर, इन्होंने अपनी बुक में ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण दिया। क्या दिया, एक तो रेड लाइट, और कौन सा, येलो, और एक कौन सा दिया, ग्रीन, ग्रीन। इसको मध्य की विचार, मिडल स्टेज बोलते हैं, मिडल पाथ, यहां लिखो मिडल पाथ, यानी इसको बोलते हैं मध्य की विचारधारा, मध्य की विचारधारा, विचारधारा, मध्य की विचारधारा, मिडल पाथ कौन सा है, न्यूटन। इन्होंने साइंस दिया, एक एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया, ध्यान देना इधर, एग्जांपल रेड लाइट। क्या, जब रेड लाइट होती ट्रैफिक सिग्नल अपने क्या हो जाते हैं, स्टॉप, क्या हो जाते हैं, स्टॉप। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो क्या आपका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। स्टॉप ग्रीन होगी, आप क्या कहोगे, गो, जाओ, आपको कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप क्या हो, बिल्कुल सेफ हो। और स्टॉप एंड गो के बिटवीन जो मिडल है, मिडल कौन सा है, अपने बात करें, ये कौन सा है, येलो लाइट, यानी इसमें तैयार होता है। कहता स्टॉप किसको दर्शाया गया, रेड लाइट, यानी आप रुके रहो यहीं पर, अगर आगे जाओगे तो मारे जाओगे, यानी प्रकृति आपको आदेश नहीं दे रही यहां पर, और यहां पर तैयार रहने का आदेश, यानी मिडिल पाथ है, और ग्रीन आपको गो, यानी आप जा सकते हो। तो ये तीनों याद रखना, सबसे मेन पार्ट यही है इस चैप्टर का, यानी डिटर्मिनिज्म। फाउंडर ऑफ कौन सा है, अपने कहेंगे कौन है, अपने कहेंगे फ्रेडरिक रेडजेल है। एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स और पॉसिबिलिज्म, डिकेट्स ऑफ किसको करते हैं, अपने बात करें ह्यूमन को, और इन दोनों के बिटवीन कौन सी है, न्यूटन। ये किसको करते हैं, आपने कहेंगे नेचर एंड ह्यूमन दोनों को। स्टॉप एंड को, रुको और जाओ, स्टॉप एंड को, आपने ये चीज ध्यान रखना, इसका ये पूछ लिया जाता है, स्टॉप एंड को किस रिलेटेड है, न्यूटन में, किसने दिया, ग्रिफिथ ने। तो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट आपने कल जो ये जो चैप्टर बचता है, ये अपने रात काफी हो चुकी है, आपने कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, 2 पार्ट्स में आएगा चैप्टर ये, लेकिन आएंगे सारे के सारे छोटे वर्जन। तो इसी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चैप्टर चला था, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यानी मानव भूगोल का प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसी को आगे बढ़ाते अपने। अब आ रहे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है समय के गलियारे, समय के गलियारे में भूगोल, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू कॉरिडोर ऑफ टाइम, कॉरिडोर ऑफ टाइम, यानी इसमें बताया गया है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तन हो, उसी के बारे में अपने को जानना है। देखिए ह्यूमन जो यहां पर लिखा है, ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉरिडोर ऑफ टाइम, यानी समय के गलियारे में भूगोल, यानी समय के साथ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर किस प्रकार से हुआ। अपने को इस बात का पहले पता है कि प्रीमिटिव स्टेज, प्रीमिटिव जो स्टेज थी, यानी जिसको अपने आदिकालीन
आदिकालीन जो स्टेज यानी जब मनुष्य यानी प्रीमिटिव ह्यूमन था, आदि मानव था, प्रीमिटिव स्टेज में यानी क्या होगा, ह्यूमन है जो यानी सम ग्रुप्स में रहता है, यानी कुछ समूह में रहता है, कुछ समूहों। इन जो समूह थे इनके बीच इंटर रिलेशन यानी इनके मध्य अन्योन्य जो क्रिया थी वो क्या थी, फ्यूज। इंटरलेशन मिलूं क्या, तो इंफॉर्मेशन, ऐसी बात करें, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ यू, ये भी क्या थी, फ्यूज। यानी इन दोनों के अबाउट जो इंफॉर्मेशन थी, ये जो सोसाइटी थी इनके बीच ये भी क्या थी, फ्यूज। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, चलते चलते अपनी बात है 15वीं सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी आ गई। यानी इसमें क्या आया, सॉरी इससे पहली बात है, यानी जो ट्रेवलर थे, ट्रेवलर एंड अपनी बात है ट्रेवलर और एक्सप्लोरर यानी जो यात्री थे, यात्री व अन्वेषक ये क्या करते थे, यानी ट्रेवल करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपने किस प्रकार से अपने पास ट्रेवलिंग सिस्टम नहीं था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो ह्यूमन वन प्लेस से अनदर प्लेस क्या होता था, ट्रांसफर, वन प्लेस से अनदर। जैसे ट्रांसफर होता था, ये जो क्या होते थे, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं, ये इन लोगों को दे देते थे, इन लोगों को दे। इस प्रकार से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरर यानी इंफॉर्मेशन ऑफ एरिया यानी स्थान की सूचना देने लगे, स्थान की सूचना। उसके बाद क्या आया, यानी 15वीं सेंचुरी की बात है, सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में क्या आया, नेविगेशन सिस्टम यानी नौ संचालन आया। जैसे नौ संचालन हुआ तो यहां पर बात करें मैप विस्टिस ऑफ अर्थ अदर एरिया यानी पृथ्वी के स्थानों की मिथक रहस्य खुलने लगे, मिथक रहस्य खुलने लगे। दोबारा देखो, बिल्कुल इसी प्रकार से कंटिन्यू अपने को लिखना है। यानी प्रीमिटिव स्टेज, आदिकालीन स्टेज के अंदर ह्यूमन सम्स ग्रुप में यानी छोटे छोटे समूह में रहता था। इंटरलेशन क्या थी, अबाउट फ्यू थे, इंफॉर्मेशन अबाउट, इन दोनों की बिटवीन जो इंफॉर्मेशन थी वो भी इनके पास फ्यू थी। ट्रैवलर और जो स्कॉलर्स कह दो, यहाँ पर एक्सप्लोरर कह दो, यानी यात्री जो अन्वेषक थे, यानी इंफॉर्मेशन ऑफ एरिया यानी जो इस जगह पर जाते थे उसकी इंफॉर्मेशन इन दोनों को दे देते। इसी प्रकार चलते चलते 15वीं सेंचुरी के अंदर, 15वीं शताब्दी के अंदर नेविगेशन सिस्टम आया, और ये नेविगेशन सिस्टम कहां पर आया, यूरोप के अंदर। कहां पर आया, यूरोप के अंदर आया। और उन्होंने क्या हुआ, मैथ मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ यानी जो पृथ्वी के जो मिथक रहस्य थे वो क्या हो गए, होने लगे। यानी पहले क्या था, ये देखिए, ये अपनी क्या है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये देखिए। यानी ये जो अमेरिका है ये अपना नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप के बाद ये अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ये देखें एशिया, एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये अंटार्कटिका। अब यूरोप वाले इस बात को नहीं जानते थे कि यहां पर कोई और दुनिया है,
एशिया वाले इधर आ जाते हैं, हाँ भी इतनी दुनिया है। अफ्रीका वाले इस बात को नहीं जानते, अफ्रीका में जो लोग रहते वो कहते बस दुनिया इतनी। ऑस्ट्रेलिया वाले इतनी माँ, ये सारे नॉर्थ अमेरिका ये कहते दुनिया इतनी। इधर जाते तो समुद्र आ जाता, इधर जाते समुद्र आ जाता था इस साइड में। तो यूरोप में जैसे नेविगेशन सिस्टम आया, बोटिंग सिस्टम आया, तो यूरोप ने सबसे पहले क्या हुआ, नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट किया। तो इन्होंने सबसे पहले चला था, यानी 1492 में इस बात का पता होगा, यानी भारत को डिस्कवर करने कौन चला था, अपने बात करें एल्फ्रेड जो कोलंबस था, ये भारत की खोज करने चला था। जैसे खोज करने चला, जब अरेबिया अपनी बात करें अटलांटिक सी के अंदर आया, इसका जो कंपास सिस्टम था वो क्या हुआ, खराब हुआ। खराब होने के बाद ये घूमते घूमते इस लैंड पे पहुंच गया। इसने सोचा यानी आई डिस्कवर ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया को डिस्कवर कर दिया। तो यहाँ पर जैसे लोग देखे बिल्कुल गोरे रंग के लोग थे, ठीक है, एकदम उनकी बॉडी लाल रंग की थी, तो उन्होंने क्या बोल दिया, रेड इंडियन। तो यहाँ पर रेड इंडियन नाम दे। फिर ये बाद में पता लगा यानी ये तो कोई और लैंड है। उसी के बाद साउथ अमेरिका के डिस्कवर कर दी, तो नेविगेशन सिस्टम आया, उसी प्रकार हुआ माइथ मिस्ट्रेस ऑफ अर्थ एरिया। फिर 1498 में कौन चला था, अपनी बात है कौन सा, वास्को डिगामा, जिसने इंडिया को बाय अपने जो सी रूट है इसको डिस्कवर किया। तो माइथ मिस्ट्रेस ऑफ अपने अर्थ ऑफ एरिया, पृथ्वी के मित्र ऐसे यहाँ पर वो खुलने लगी। अब इसको एक टेबल के अकॉर्डिंग सारी जो कहानी है इसको अपने टेबल के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। ये तो हुई बात सारी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल ये है, यहां पर अपने लिखते हैं पीरियड, पीरियड यानी समयावधि। यहां पर एक्सोथिस यानी यहां पर क्या हुआ, जो इनका जो अन्वेषण हुआ था, अपने उपागम कह सकते हैं इसको, उपागम। क्या क्या उपागम, सबसे पहले बात करते हैं अपने 1 नंबर, इसको बोलेंगे अर्ली क्लोनिकल अपनी एरा की बात। एरा को अपनी समयावधि बोलते हैं एरा। अर्ली कॉलोनिकल एरा के अंदर क्या हुआ, जिसको अपने बोलते हैं प्रारंभिक उपनिवेश युग। ये आपको कभी समझ में नहीं है, आप पढ़ते ही नहीं इस बात में, ये कहानियों को पढ़ते नहीं, लेकिन देखना अपने को अर्ली कॉलोनिकल पीड़ा। दूसरा आएगा लेटर कॉलोनिकल एरा यानी उत्तर उपनिवेश युग, उपनिवेश अपने युग की बात है। तीसरा हमारे पास आ रहा है, तीसरा हमारे पास है 1930 तक के बारे में बताएगा, यानी 1930 थ्रो तक बात करेंगे, यानी 1930 अपने तक की बात करें। फिर इसके बाद अपनी बात करें 4 नंबर पर 1930 से नहीं 1950 से अपने 1960 की बात करेंगे। 1950 से 1960 के बीच में क्या हुआ, 60 के बीच में क्या हुआ। उसके बाद अपनी बात करें 1970 के दशक तक, 5 नंबर 1970 थ्रो। उसके बाद अपनी बात करें 1990, ठीक आ रहा है। चलो उसको वहां ले गए। उसके बाद 1990 तक की बात करें, 1990 तक देख, बिल्कुल समझने वाली बात है, सारा को समझ जाओगे आप। अर्ली कॉलोनिकल पीड़ा यानी प्रारंभिक उपनिवेश युग में क्या हुआ था, इसमें क्या होता, यानी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन, यानी अपनी बात करें अन्वेषण, अन्वेषण एंड विवरण। आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर ये सारा एक साथ में समझा दो, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हुआ अपनी बात करें रीजनल एनालिसिस, रीजनल एनालिसिस, प्रादेशिक, प्रादेशिक विभाजन। फिर हुआ नहीं सॉरी क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय, रीजनल एनालिसिस। उसके बाद एरियल डिफरेंशियल, एरियल डिफरेंशिएशन, यानी अपनी बात करें, गलत तो नहीं हो रहा है। फिर हुआ स्पेशल, एक मिनट मैं देख लेता हूं, एक्सप्लोर डिस्क्रिप्शन, रीजनल एनालिसिस, फिर एरियल डिफरेंशिएशन, फिर स्थानिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल इमोशन। उसके बाद 1970 से यहां पर हुआ ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियरिज्म और रेडिकलिज्म। और यहां पर पोस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। अब देखिए ध्यान दें, अब ये क्या था, इस कहानी को समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा और ये सारी कहानी थोड़ी सी आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन ये हार्ड है नहीं जितना आपने हार्ड लगा है। देखो अर्ली क्लोनिकल पीड़ा, क्लोनिकल पीड़ा का मतलब क्या है, ये जैसे भारत, क्लोनिकल पीड़ा मतलब उपनिवेश, उपनिवेश होता क्या है, क्लोनिकल पीरियड क्या होता है, यानी जब भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए, यानी जितने भी जो अंग्रेज आए भारत में सबसे पहले अपने कहां पर कोठी बनाई, उन्होंने सूरत के अंदर बनाई, ठीक है। अब जैसे ही इंडिया के अंदर उन्होंने एंटर किया, क्या उन्होंने पूरी इंडिया को एक साथ में देख लिया, नहीं देखा। सबसे पहले क्या था, अर्ली क्लोनिकल पीरियड के अंदर जब 15वीं सेंचुरी में जब क्या हुआ था, नेविगेशन सिस्टम आया था, तो ये वाला पीरियड क्या था, एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन। ये पूरे वर्ल्ड की, यानी जो अंग्रेज थे पूरे वर्ल्ड की क्या किया उन्होंने, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लोरेशन, यानी पूरे वर्ल्ड का इन्होंने डिस्कवर करके देखा भी कौन सी जगह अच्छी है, यानी उनका क्या क्या अन्वेषण और विवरण। यानी इस पीरियड में सिर्फ ओनली अर्ली क्लोनिकल पीरियड में एक्सप्लोरेड डिस्कशन, यानी हर जगह क्या जाकर क्या किया, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन किया, यहाँ पर है क्या चीज, क्योंकि उनको क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए थे। अगर रिसोर्सेस होंगे वही रुकेंगे, अगर मान लो बिल्कुल वीरान एरिया पड़ा, डेजर्ट एरिया पड़ा, वो क्यों रुकेंगे, क्योंकि वहां पर कोई इसी प्रकार रिसोर्सेज ही नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अर्ली क्रोनिकल पीरियड एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन किया। उसके बाद लेटर, जैसे जब लेटर आया तो रीजनल एनालिसिस, रीजनल एनालिसिस यानी इनको जरूरत क्या है, यानी कौन सा पार्ट इनको अच्छा लगा, उनका क्या किया, रीजनल एनालिसिस, क्षेत्रीय विवरण किया हर का, जैसे अफ्रीका का अलग से वर्णन, इसका रीजनल एनालिसिस। फिर तीसरा था 1930 तक एरियल डिफरेंटेशन, यानी इनको डिफरेंट कर दिया, यानी डेजर्ट एरिया हमारा कोई काम का नहीं, ये वाला एरिया अपने वो काम का है, ये वाला कोई काम का नहीं, ये वाला अपने वो काम का है। तो ये क्या क्या एरियल डिफरेंटेशन। सबसे पहले क्या, पूरे वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन, उसके बाद रीजनल एनालिसिस, हर रीजन का एनालिसिस किया इन्होंने, फिर इनको अलग अलग कर दिया इन्होंने एरियल डिफरेंट, यानी जो एरिया के काम का नहीं था वो छोड़ दिया, जो एरियल डिफरेंटेशन। फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहां पर क्या हुआ, स्थानिक संगठन आ गया, स्थानिक संगठन, यानी इस समय यहां पर लोग यानी स्टेबल हो गए, स्टेबल होकर क्या अपने रुकने लगे। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक बिहेवियरिज्म और रेडिकलिज्म, इसको बोलते हैं मानवतावादी, मानवतावादी इसको बोलते हैं व्यवहारवादी वादी, उसको बोलते हैं आमूलवादी, आमूलवादी। ये विचारधारा यहां, यानी 1970 तक क्या हो गया, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकलिज्म और कौन सा बिहेवियरिज्म,
ये 3 प्रकार की अपने पास क्या आ गई, आइडियोलॉजी कह सकते हो आप, यानी ये विचारधाराएं हमारे सामने आ गई। क्या थी क्या नहीं है इनको छोड़ा, आपको ज्यादा समझने का अपनी बुक के अंदर इसको दिया गया है। आप सीधा रखो 1970 तक कौन सी आई, ह्यूमनिस्टिक बेहवियरिज्म और रेडिकल, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। In 1973 ideology in the human geography, आपने बोलेंगे ह्यूमनिस्टिक बेहवियरिज्म एंड ऑन द रेडिकलिज्म, ये 3 क्या है। और 1990 तक क्या होगा, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का मतलब उत्तर आधुनिक अपने पास मानव भूगोल है, ठीक है, उत्तर आधुनिक। आज जो पढ़ रहे हैं अपने पास ये जो भूगोल है एकदम सही अपने पास आया ना 1990 के बाद। तो 5 स्टेज है, 5 स्टेज में अंदर सीधा अपने बात करें। सबसे पहले फर्स्ट अर्ली कॉलोनिकल पीरियड, उसके बाद लेटर के बाद क्या कहा 1930 तक, 1950 से 60 तक, 70 तक और 1990 तक। 5 फॉर्मेट एडिशन। सबसे पहले क्या हुआ था अपने बात करें, कौन सा अप्रोच आई, सबसे पहले एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन। दूसरा क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड का उन्होंने देखा। उसके बाद रीजनलाइजेशन, हर को रीजन को अलग अलग में डिवाइडेशन किया। उसके बाद क्या हुआ एरिया डिफरेंस, जो चीज अच्छी थी वो रख ली, उनके बाद उन्होंने छोड़ दिया एरिया डिफरेंस। उसके बाद स्पेशल ऑर्गेनिज्म, वहां पर स्थानिक संगठन यानी स्थायी रूप से बस गए। और उसके बाद ह्यूमनिस्टिक और रेडिकलिज्म और बेहवियरिज्म, ये 3 क्या ही आपके पास अप्रोच है का भाई 1970 में क्वेश्चन याद करना है। और उसके बाद 1919 में क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अपनी बात करेंगे ना, अंतर आधुनिक, ये अपना कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हार्ड सा था लेकिन बिल्कुल आपके सामने इजी कर दिए। इधर स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। यानी अपने बात करें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र बस पूछा जाएगा। यानी सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के अंदर क्या पढ़ा जाता है उसके बारे में। यानी अपने पास ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी के टोटल कितने फील्ड, अपने 6 फील्ड, यहां पर लिखो 6 फील्ड। कितने फील्ड्स हैं अपने बात करें, 6 फील्ड है। सबसे पहले अपने बात करें सामाजिक, आपने पढ़ते हैं सोशल ज्योग्राफी, यानी सामाजिक भूगोल। छठी 7वीं 8वीं के अंदर 9वीं 10वीं में अपने क्या पढ़ते हैं, सामाजिक भूगोल, सोशल अपने बात करें ज्योग्राफी, ठीक है, सामाजिक भूगोल। दूसरा हमारे पास आता है सामाजिक भूगोल के बाद अपने दूसरा इसमें पढ़ सकते हैं नगरीय भूगोल, यानी बात करें ना अर्बन ज्योग्राफी, इसको कहें अपने नगरीय भूगोल यानी नगरीय भूगोल ही पढ़ा जाता है। तीसरा अपने पास आता है नगरीय भूगोल के बाद अपनी बात करें पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसको अपने राजनीतिक भूगोल बोलते हैं, राजनीतिक भूगोल। उसके बाद हमारे पास आता है जनसंख्या भूगोल, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। उसके बारे में अपने पढ़ेंगे मानव भूगोल,
नहीं, आवास भूगोल आएगा, सॉरी, जिसको सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, यानी अपनी बात करें कौन सा, आवास भूगोल। और चौथा अपने पास जो आ रहा है सिक्स नंबर, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको बोले अपने आर्थिक भूगोल। ये हमारे पास 6 फील्ड, कितने फील्ड है, 6 फील्ड हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अपने 6 फील्ड बता देंगे। 6 फील्ड के नाम अपने को टिप्स पे याद होने चाहिए। सबसे पहले कौन है, सोशल ज्योग्राफी यानी सामाजिक भूगोल। दूसरा कौन सा है अपने पास, अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल। तीसरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। सेटलमेंट ज्योग्राफी, आवास भूगोल। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी अपने आर्थिक भूगोल। अब देखिए, अब इनके सब फील्ड अपने को याद करने हैं, कैसे याद करने हैं वो अपनी बात करेंगे कैसे। अब सोशल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं अपने, यहां बिहेवियर ज्योग्राफी यानी अपने व्यवहारवादी भूगोल यानी बिहेवियर ज्योग्राफी। इसी में पढ़ते हैं अपने जेंडर ज्योग्राफी, जिसको अपने बोले लिंग भूगोल। इसमें अपने बोलते हैं मेडिकल ज्योग्राफी, जिसको अपने चिकित्सा भूगोल बोलते हैं, चिकित्सा भूगोल, वो भी इसमें आएगा। आपने 4 नंबर की बात करें चिकित्सा भूगोल के बाद, इसी में आएगा कौन सा, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल। यानी जब अपने सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ते थे, अब सामाजिक विज्ञान की किताब के अंदर यही चैप्टर थे। सबसे पहले व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहारवाद के बारे में बताएगा। उसके बाद जेंडर ज्योग्राफी, लिंग भूगोल यानी महिला और पुरुष के बारे में, जनसंख्या के अपने सारे चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ते थे ना, वही वाले जेंडर लिंग भूगोल। उसके बाद मेडिकल जो चिकित्सा भूगोल, उसके बाद अपना हिस्टोरिकल इतिहास के पार्ट आते थे, तो कौन सा है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो ये किसके फील्ड है, सोशल ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी यानी जो अर्बन ज्योग्राफी की कोई भी फील्ड नहीं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अपने पास 2 फील्ड दी, इसका इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी, जिसको बोलते हैं अपने निर्वाचन भूगोल। और इसी के अंदर हमारे पास दूसरा आएगा कौन सा, मिलिट्री ज्योग्राफी, सैन्य भूगोल। मिलिट्री ज्योग्राफी अपनी बात करें कौन सा, सैन्य भूगोल। आप सर ये क्यों पढ़ते हैं आपने, देखो अगर आपने को पॉलिटिकल यानी राजनीति पढ़नी, राजनीति में ये सारे आते इलेक्ट्रॉन, निर्वाचन के सबसे बड़े पार्ट होते हैं। यानी अपने बात करें यानी कॉन्स्टिट्यूशन सारे पार्ट होते हैं, तो निर्वाचन भूगोल किसमें पढ़ा जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। उसी प्रकार यानी इंटरलेशन यानी 2 कंट्री के अंदर इंटरलेशन कैसे, तो अपने निर्वाचन भूगोल और मिलिट्री ज्योग्राफी, सैन्य भूगोल, हर कंट्री के बॉर्डर पर सारी वो क्या बैठी है, मिलिट्री बैठे, तो क्या हुआ, मिलिट्री ज्योग्राफी। जनसंख्या भूगोल कोई नहीं है, सेटलमेंट ज्योग्राफी का कोई भी सब पार्ट नहीं है। अब इसमें अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बिल्कुल इजी है अपने को याद करना। कैसे इजी है, क्योंकि इकोनॉमिक यानी अपने को इनकम कैसे होगी, यानी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, यानी लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इनकम कर रहे हैं, जो इकोनॉमी टिकी हुई, किन पे टिकी हुई है। सबसे पहले बात करें, अपने बात कर सकते हैं रिसोर्सेज ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, एक मिनट, रिसोर्सेज ज्योग्राफी यानी संसाधन भूगोल आ गया इसमें। इसमें कौन सा है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, जिसको अपने बोल सकते हैं अपने कृषि भूगोल। इसी में अपने 3 नंबर पढ़ सकते हैं, और कंट्री किस पे टिकी हुई है, एक मिनट,
मार्केटिंग ज्योग्राफी। उसी प्रकार अपने 4 नंबर पर बात करें मार्केट टूरिज्म ज्योग्राफी यानी पर्यटन भूगोल। यहाँ पर मार्केट यानी बाजार भूगोल। और अपने 5 नंबर पर बात करें एक और रहेगा, कौन सा रहेगा, इंडस्ट्री। सॉरी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था, इंडस्ट्री ज्योग्राफी। देखिए इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है इंडस्ट्री ज्योग्राफी यानी अपनी बात करें कौन सा, उद्योग। अब देखिए ये अपना कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया द्वारा। सबसे पहले क्वेश्चन जाएगा फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आपने 6 फील्ड बता देंगे, या अपने को इन 6 फील्ड में से दे देगा भी कौन सा फील्ड नहीं है, तो अपने 6 फील्ड अपने याद कर लेंगे। सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये 6 फील्ड अपने को कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। यानी सबसे पहले सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी के बाद तीसरा कौन सा आ गया, अपने सेटलमेंट ज्योग्राफी के बाद कौन सा आ गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बाद कौन सा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, उसके बाद कौन सा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये 6 फील्ड। अब ये फील्ड भी अपने को याद करने पड़े, कौन सा फील्ड किसमें। सीधी सी बात है, सबसे पहले आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी याद करो। पॉलिटिकल ज्योग्राफी 2 है, इलेक्टोरल है, दूसरा कौन सा है, अपने बात करें कौन सा, मिलिट्री ज्योग्राफी। इसके 2 सब फील्ड याद करो। अब ये याद कर लो, इसके याद कर लो कौन से, इकोनॉमी यानी इनकम, इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी किस पे टिकी हुई है, यानी रिसोर्सेज ज्योग्राफी, संसाधन गोल, यानी पूरा वर्ल्ड बात करें जो अपने पास फॉरेन इकोनॉमी जितने भी देश हैं वो किस पे टिके हुए हैं, सारे अपने पास हैं रिसोर्सेज पे काम करते हैं, रिसोर्सेज ज्योग्राफी। अब इंडिया की इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमी इनकम का कारण है। मार्केटिंग ज्योग्राफी कुछ क्या है, मार्केट पे ज्यादा डिपेंड करें मार्केटिंग पर, तो मार्केटिंग ज्योग्राफी। उसके बाद बात करें टूरिज्म ज्योग्राफी, कुछ ऐसे कंट्री जैसे नेपाल है तो किस पे डिपेंड है, ओनली टूरिज्म पे डिपेंड है, टूरिज्म से इनकम करता है तो टूरिज्म ज्योग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, इंडस्ट्री ज्योग्राफी, यानी बहुत जो वर्ल्ड की इकोनॉमी डिपेंड किस पे करते हैं, इंडस्ट्री पर, ज्यादा इन्वेस्ट किस पे करते हैं, इंडस्ट्री पर, तो इंडस्ट्री ज्योग्राफी। ये 4 ये याद कर लिया अपने 5, जो बाकी बच गए वो सारे इसके, जो बाकी बच गए वो इसके हैं, अपने को याद नहीं करेंगे। सीधा आएगा फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी इनमें से कौन सा ज्योग्राफी का फील्ड नहीं है, वो 4 तो इसमें दे देगा। सोशल ज्योग्राफी दे दिया, अर्बन ज्योग्राफी दे दिया, सेटलमेंट ज्योग्राफी दे दिया, एक उठा के किसमें से दे देगा, मान लो इसमें से दे दिया, तो अपने को नन ऑफ छांटना, बिल्कुल इजी से है। अपने को 6 फील्ड ये याद रखो, दोबारा से सुन लो, सोशल, अर्बन, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट और कौन सा, इकोनॉमिक। उसके बाद आपको पूरा ये याद नहीं करना, आपको सिर्फ याद करना है कौन सा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 2, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, इलेक्ट्रल और मिलिट्री। उसके बाद इसके याद करने अपने को इकोनॉमी, इनकम किस पे डिपेंड करते हैं, रिसोर्सेज पे करते हैं, इंडस्ट्री पे करते हैं, टूरिज्म पर डिपेंड करती है, मार्केटिंग पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड। ये खत्म हुआ, ये छोड़ो के बाद बाकी जो बचे वो सारे किस्म के अपने सोशल ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब जो अपने स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड है कि सर हमें वो चैप्टर करा दीजिए पहले जो हमारे काम में, यानी सबसे बड़े क्वेश्चन आएंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बचते हैं, ये छोटे 2 नंबर वाले हम कर लेंगे। तो पहले वो चैप्टर करवाऊंगा जिन बच्चों ने डिमांड की। तो थैंक यू स्टूडेंट, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू भाई।